हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में एक टर्निंग पॉइंट से तार सप्तक इस पर बातचीत करूंगा कि तार सप्तक कुल कितने प्रकाशित हुए थे, उसके संपादक कौन थे और उन तार सप्तकों में कौन कौन से कवि शामिल किए गए हैं, उनके जीवन क्रम के अनुसार हम बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर से यूजीसी, एनटीए, नेट हिंदी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी, जीडीसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जितने भी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनमें तार सप्तक से सवाल पूछा जाता है, अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो उस पर हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कुछ सूत्रों के माध्यम से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि सप्तक क्या है। सप्तक जब मैं लिख रहा हूँ तो इस शब्द में ही छिपा हुआ है कि सात का समूह, वो किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है। इसमें हम कवियों के बारे में बात कर रहे हैं। 7 कवियों का समूह है। अब तक हिंदी साहित्य में कुल 4 सप्तकों का संपादन किया गया है, जिसके संपादक अज्ञेय थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितने संपादन हुए थे। तो 4 है उनकी संख्या और संपादक थे अज्ञेय, जिनका कि पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसमें सच्चिदानंद खुद उनका नाम है, हीरानंद उनके पिताजी का नाम है, वात्स्यायन उनकी जाति का नाम है और अज्ञेय जो है ये उपाधि दी गई थी। और इसकी भी एक रोचक कहानी है। जब हम अज्ञेय पर बातचीत करेंगे तो विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अब तक कुल 4 सप्तकों का संपादन किया गया है अज्ञेय द्वारा। कब कब किया गया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सप्तक हैं, पहला जब सप्तक आया जिसका नाम था तार सप्तक 1943 ईस्वी में। ठीक है, तार सप्तक 1951 में, दूसरा सप्तक 1959 में, तीसरा सप्तक, ठीक, और 1979 में चौथा सप्तक। ये 4 सप्तक अभी तक संपादित हैं। और देखा जाए तो 1943 से लेकर 1979 के बीच में इनका संपादन हुआ था और क्रमशः 1943, 1951, 1959 और 1979। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तार सप्तक है, जो पहला संपादन किया गया था उसका नाम है तार सप्तक। उसमें पहला नहीं लिखा हुआ है, जबकि और बाकी में क्रम लिखा हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि जो 1943 में संपादन हुआ था सप्तक का, उसका क्या नाम है। तो विकल्प में दे देगा पहला सप्तक, तार सप्तक, ठीक है, या फिर एक सप्तक, इस तरीके से दे देगा तो कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इसका नाम तार सप्तक था। तार सप्तक नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि अज्ञेय इसके संपादक रहे हैं तो उनको वीणा से काफ़ी लगाव था। उन्होंने एक कविता भी लिखा है, असाध्य वीणा। तो वीणा में जो तार लगे होते हैं उनकी कुल संख्या 7 होती है। तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने तार सप्तक नाम दिया और इनका ये उद्देश्य था कि इस सप्तक के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों के रचनाकार, कवि इसमें शामिल होंगे और उनके जो लिखने की शैली होगी, शिल्प विधान होगा, वो भी डिफरेंट तरीके का होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रयोगवाद था उसके जनक अज्ञेय को माना जाता है। उसी क्रम में इन्होंने तार सप्तक का संपादन करना शुरू किया था और कुल अपने जीवन में इन्होंने 4 तार सप्तकों का संपादन किया था। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इन सप्तकों से सवाल पूछ लिए जाते हैं अलग अलग कि किस सप्तक में कौन कवि शामिल है, या फिर जो पैटर्न चल रहा है कि जीवन क्रम के अनुसार सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसको कि मैं टिक से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे तार सप्तक पर, जो 1943 में संपादित हुआ था। ये तार सप्तक में कौन कौन कवि शामिल हैं और इसकी जितने भी तार सप्तकों का संपादन अज्ञेय ने किया था, सबकी भूमिका लिखा है और उस भूमिका में उस सप्तक के बारे में उन्होंने एक कोई दृष्टि देने की कोशिश की है। इसलिए तार सप्तक का हिंदी साहित्य में कविता और आलोचना
दोनों के विकास में अहम योगदान रहा है। इसीलिए जितने भी तार सप्तक के कवि हैं वो मूल रूप से कवि तो हैं ही, उन्होंने आलोचना के लिए भी कई स्थापनाएं दी हैं, जिनमें कि अज्ञेय और मुक्तिबोध, इन दोनों का नाम पहले नंबर पे आता है। और संयोग की बात है कि इन दोनों कवियों के आलोचना कर्म पर मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है, अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन। तो जब भी अज्ञेय और मुक्तिबोध पर बातें होंगी तो ज़रूर इस पर रिसर्च जो किया गया है और खुद मैंने किया है, तो उससे भी कुछ नई बातें आप सभी को पता चल सकती हैं। पहले हम तार सप्तक पर ही बात कर लेते हैं कि तार सप्तक में इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं। फार्मूला के आधार पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा कि हम केवल प्रयोग करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। कई बार ये सवाल आता है कि राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो अज्ञेय ने कहा है। और किस सप्तक की भूमिका में, तो तार सप्तक की भूमिका में कहा है। कई बार सवाल पूछा जाता है, तो ये भूमिका में इन्होंने कहा, इसको नोट करने की ज़रूरत है कि राहों के अन्वेषी हैं। जितने भी सातों कवि हैं वे राहों के अन्वेषी हैं। ठीक, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। और किसका कथन है, तो ये अज्ञेय का है। और किस सप्तक की भूमिका से है, तो तार सप्तक की भूमिका से लिया गया है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि तार सप्तक में कौन 7 कवि शामिल हैं और क्रम के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको मोबाइल नंबर की तरह इनका क्रम याद कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुरंत आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा। तो मैंने फार्मूला बनाया, उसको पहले आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। अंग्रेजी में फार्मूला है आर्म MNGB। ठीक है, आर्म MNGB। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयुक्त जो भी शब्द हैं उनके आधार पर मैंने बनाने की कोशिश की है। आर्म तुरंत आपको याद हो जाएगा, आर्म MN दोनों शब्द वर्ड एक ही साथ आते हैं, और GB का हम हमेशा प्रयोग करते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा आर्म MNGB। ठीक है, अब हम क्रम से देखने की कोशिश करते हैं कि इस फार्मूला के आधार पर उन 7 कवियों को, तो ए से हो गए अज्ञेय, और इनका जो जीवन क्रम था वो 1911 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आर से हो गए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, इनका जन्म हुआ 1912 में। एम से हो गए मुक्तिबोध। ठीक है, तो मुक्तिबोध, इनका जन्म हुआ 1917 ईस्वी में। और अगला एम से हो गए माचवे, जिनका नाम पूरा नाम है प्रभाकर माचवे, इनका भी जन्म 1917 में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कवि हैं वो लगभग इनका जो जन्म है 2-4 साल के अंतर पर इधर उधर हुआ है। ठीक है, अभी जगह कम होने की वजह से मैं बगल में लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप नोट्स बनाएं तो नीचे ही लिखते जाएं ताकि आपको फार्मूला भी याद रहे और इन कवियों का नाम भी याद रहे। ठीक है, तो एन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेमीचंद जैन, नेमीचंद जैन। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1918 ईस्वी में। नेमीचंद जैन ने मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित करवाया है, उसका उन्होंने संपादन किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये कवि आपस में भी एक दूसरे पर किताबें लिखे हैं, इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगले जो कवि हैं जी, मतलब गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, इनका जन्म भी 1918 ईस्वी में हुआ। और आखिरी जो कवि हैं इस सप्तक के, मतलब कि तार सप्तक के, उनका नाम है भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है, जो युवा कवि होते हैं भारत भूषण अग्रवाल नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। तो आपने देखा फार्मूले के आधार पर कि आर्म MNGB और उन अल्फ़ाबेटिकल नामों से किन किन कवियों का नाम सामने आ रहा है, और उनके जीवन क्रम को भी मैंने बताया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और जब इनकी शताब्दी आती है तो लगातार आती है। ठीक है, तो लगभग ये 2021 चल रहा है और सबकी जन्म शताब्दी बीत चुकी है। तो ये 7 कवि हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मूले के आधार पर आपको तुरंत याद हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि तार सप्तक में कोई महिला कवि शामिल नहीं है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि किस सप्तक में कोई महिला शामिल नहीं है, तो उसका उत्तर होगा तार सप्तक।
इस तरीके से सवाल घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रखे रहिए और ज़रूर बताइए कि ये फार्मूला आपको कितना कारगर साबित हो रहा है। एक फार्मूला हिंदी में भी मैंने बनाया, जिसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अरामू माने गिर भारत, ठीक है। तो अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और जो अंग्रेजी का फार्मूला मैंने दिया इसको भी आप अपना सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूला में से बस कोशिश ये है कि आपके दिमाग में तुरंत तार सप्तक के कवि बैठ जाएं, ताकि परीक्षा में आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये तार सप्तक के हैं कि दूसरा तार सप्तक के हैं, कि तीसरा सप्तक के हैं कि चौथा सप्तक के हैं। कुल 4 सप्तकों के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसमें इस लेक्चर में तार सप्तक पर हमने चर्चा किया, और जहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कुल 4 सप्तकों का संपादन अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया था 1943, 1951, 1959, 1979, ठीक है। फिर उसमें मैंने तार सप्तक के कवियों के बारे में चर्चा की कि कौन कौन शामिल हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने तार सप्तक पर विचार किया था, उसी क्रम में अब मैं दूसरा सप्तक पर बातचीत करूंगा कि दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, उसकी भूमिका में अज्ञे ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि तार सप्तकों का जो संपादन किया था अज्ञे ने किया था। तो दूसरा सप्तक पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इसका जो संपादन वर्ष था वह 1951 था। 1951 इसमें अज्ञे इसके संपादक थे। दूसरा सप्तक से नई कविता का स्वरूप धीरे धीरे हिंदी कविता के अंतर्गत दिखलाई पड़ने लगता है, जो कि हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो ये नई कविता का धीरे धीरे शुरुआत दूसरा सप्तक से माना जा सकता है। अज्ञे ने नई कविता की भूमिका में 2 बातों का बहुत ही मजबूती से उल्लेख किया, जिसमें बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वे प्रयोग पर ज़्यादा जोर देते हैं। खासतौर से नंदुलाल वाजपेयी इत्यादि ने काफ़ी आलोचना की थी इन कवियों को लेकर। तो उसका खंडन करते हुए अज्ञे ने 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। पहले में तो उन्होंने लिखा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, नहीं रहे, ठीक है। प्रयोग कोई इष्ट या साध्य नहीं है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक या सार्थक है जितना कि कवितावादी कहना। खासतौर से प्रयोगवादी कवि थे जिन्होंने कि शिल्प में कुछ नया करने की कोशिश की, नए प्रतीकों का प्रयोग किया, नए उपमानों का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसलिए उनको प्रयोगवादी कहा जाने लगा। खासतौर से अज्ञे ने या फिर मुक्तिबोध, इन दोनों ने उस समय आलोचना के सिद्धांतों पर थोड़ा काम कर रहे थे। तो उन्होंने काव्य विषय और काव्य वस्तु इन दोनों पर ज़्यादातर विचार किया है। खासतौर से अगर समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे पौमचर्यु नाम की रचना है जो कि आदिकाल में राम जीवन पर आधारित रचना है। फिर रामचरितमानस, वो भी राम के जीवन पर आधारित है। फिर रामचंद्रिका, फिर राम की शक्ति पूजा, ठीक है। संशय की एक रात, ये जो रचनाओं का मैंने नाम लिया सारी रचनाएं राम के जीवन पर आधारित हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो विषय तो राम का जीवन है, लेकिन वस्तु है वो अलग है। राम की शक्ति पूजा में राम एक सामान्य मनुष्य की तरह है, वो भी हताश निराश होते हैं, जबकि रामचरितमानस में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, ठीक है। संशय की एक रात नामक रचना में उनका एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उसी तरीके से कविता के क्षेत्र में प्रयोगवादी कवियों ने कुछ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर कड़ी आलोचना की जा रही थी। तो उसके जवाब में इन्होंने पहला पॉइंट तो ये दिया कि उन्हें प्रयोगवादी नहीं कहना चाहिए, उनका जो प्रयोग करने का उद्देश्य है वो साध्य नहीं है बल्कि साधन है। दूसरा, उन्होंने साधन पर जोर दिया। उनका यह मानना था कि सत्य की खोज करना है और संप्रेषण पर बल देना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया। अब हम ये देखते हैं कि दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, जिनको कि फार्मूला के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सूत्र है उसमें सूत्र बनता है SBSHNDR, ठीक है। SBSHNDR 7 हो गए। अब इसमें एस से क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। बी से हैं भवानी प्रसाद मिश्र,
भवानी प्रसाद मिश्र। ऐसे से हैं शकुंत माथुर। बहुत ही ध्यान देने की बात है कि शकुंत माथुर, कई किताबों में इनका नाम शकुंतला माथुर लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। शकुंत माथुर ही सही नाम है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आजकल बड़ी चतुराई से पेपर सेट होते हैं, तो दोनों नामों को रख दिया जाता है और जो परीक्षार्थी है वो कन्फ्यूज हो जाता है। कई लोग शकुंतला माथुर को लगा देते हैं, कई शकुंत माथुर को लगाते हैं। तो ये शकुंत माथुर ज़्यादा सही नाम है, असली नाम यही है, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जब माथुर शब्द है तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं गिरिजा कुमार माथुर, शकुंत माथुर महिला है, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मतलब कि दूसरा सप्तक में एक महिला कवयित्री का आगमन हो चुका है। तो कई बार एग्जाम में सवाल प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंत माथुर किस सप्तक से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा दूसरा सप्तक, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये 3 लेटर्स के आधार पर मैंने बताया। एच से हो गया हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास, ठीक है। अगले जो हैं एन से हो गया नरेश मेहता, एन से नरेश मेहता, ठीक। और डी से हो गया धर्मवीर, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। और आर से हो गया रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। ये जो 7 कवि हैं ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं और घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है कई बार, या तो शकुंत माथुर से पूछ लिया जाएगा, ये इसमें फेमस हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। हरिनारायण व्यास को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई बार चकमा देने के लिए इनसे भी सवाल पूछा जाता है। नरेश मेहता भी फेमस हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग इन्होंने नाटक लिखा। धर्मवीर भारती एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कि बहुत कम समय में हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएँ उनमें महारत हासिल किया और 25-26 साल में इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना ली थी महत्वपूर्ण, ठीक है। रघुवीर सहाय ये भी फेमस रहे हैं। तो जिनको पीएचडी करना है वो ध्यान दे सकते हैं कि इनमें से जो उपेक्षित कवि रहे हैं वो अपना पीएचडी का सिनॉप्सिस उन पर तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो क्रम से तो ऐसे याद किया जा सकता है। अगर इनका जीवन क्रम ध्यान में रखें तो जो शमशेर बहादुर हैं इनका 1911 में जन्म हुआ था, 1913 में जन्म हुआ भवानी प्रसाद मिश्र का। शकुंत माथुर का जन्म हुआ 1922 ईस्वी में। हरिनारायण व्यास का जन्म हुआ 1923 ईस्वी में। देख रहे हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है उम्र का इन लोगों का, समकालीन है। नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926 और रघुवीर सहाय 1929। ये इनका जीवन क्रम है। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासतौर से शमशेर बहादुर सिंह को, भवानी प्रसाद मिश्र को, शकुंत माथुर को, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो ये इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के जितने भी इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, कवि हैं, ये दूसरे सप्तक में शामिल हैं। उनको आप याद कर लीजिए। इस फार्मूला के आधार पर भी आप इनको अपने दिमाग में रखिए। SBS HNDR 3-4 बार अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो तार सप्तक में मैंने बताया था उसमें भी एक बी आया हुआ था, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो बी था भारत भूषण अग्रवाल के लिए और ये जो बी है ये है भवानी प्रसाद मिश्र के लिए, ठीक है। वहाँ पर भी एक N आया हुआ था, तो वो था नेमी चंद्र जैन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है नरेश मेहता के लिए। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि याद करना है। हमारा जो सिस्टम है वो कई बार रटने वाला हो जाता है, तो उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि थोड़ा समझें भी तो ज़्यादा आप चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर इसका हम हिंदी फार्मूला बनाएं तो मैंने एक फार्मूला बनाया है जो कि आप तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जिसमें कि है संभव शकुहरि हरिंधर, ठीक है। शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। संभव शकुहरिंधर, ठीक है। तो ये हिंदी का फार्मूला है और यहाँ पर जो मैंने बताया ये अंग्रेजी का फार्मूला है। तो उम्मीद है कि दूसरा सप्तक के जितने भी कवि हैं उनको आपने देख लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और कॉपी पर नोटिस भी कर लिया होगा। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक इसमें महिला शामिल है कवित्री, इनको ध्यान में रखिए। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि दूसरा सप्तक के अधिकतर कवि नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिसमें कि मुक्तिबोध का नाम आता है, शमशेर बहादुर सिंह का नाम आता है, धर्मवीर भारती का नाम आता है, रघुवीर सहाय का नाम आता है। ये नई कविता के भी प्रमुख कवि हैं। ये प्रयोगवादी भी हैं और नई कविता में भी शामिल रहे हैं। तो आपको
कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किस सप्तक से नई कविता का धीरे धीरे आरंभ हो जाता है, तो उत्तर होगा दूसरा सप्तक। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जितने भी सप्तक हैं ज़्यादातर में जो समय का अंतराल है वो 8 साल का अंतराल है। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो ये रखिए। और जो आखिरी सप्तक है उसमें तो करीब 20 साल का अंतर है। ठीक है, लेकिन और बाकी में 8 साल का अंतर है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। बाकी ये सप्तक के जितने कवि हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हैं लिखित और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। इसके साथ ही इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार इंटरव्यूअर ऐसे करते हुए सवाल पूछ लेता है कि क्या सप्तक के कवियों का नाम बता सकते हो, तो फार्मूला जब आपके दिमाग में रहेगा तो आपको डर नहीं रहेगा। एक बार मैं बिहार लोक सेवा आयोग में एग्जाम देने गया था, इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझसे रामचरितमानस के 7 कांडों का नाम पूछा गया। तो इंटरव्यूअर को लगा कि मैं नहीं बता पाऊँगा, जबकि मैंने खुद फार्मूला बनाया हुआ था। और उन्होंने कहा कि क्या आप सातों का क्रम के अनुसार बता सकते हैं। मैंने बोला जी बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने दगड़ा कर बता दिया और उधर से चुप रहे। उनको लगा कि नहीं ठीक से पढ़कर आया हुआ है। तो उम्मीद है कि जो भी फार्मूला मैंने 4 सप्तक में बतलाया, दूसरा सप्तक में बतलाया, आप लोगों को ज़रूर लाभप्रद साबित हो रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। आज तीसरा सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं उनके नामों पर हम चर्चा करेंगे और क्रम के अनुसार याद करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं और हिंदी कविता में उनका क्या अहम रोल है। तो देखते हैं। जो तीसरा सप्तक है, आपको पहले से ही मालूम है कि सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था 4 सप्तकों का। ठीक है, तो उसमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक पर जबकि हम विचार करने जा रहे हैं। इसका जो संपादन वर्ष था ये 1959 ईस्वी था, यानी कि नई कविता का दौर आ चुका था, फिर भी सप्तकों का संपादन अज्ञे कर रहे थे। ये क्रम में तीसरा सप्तक है। इसके अंतर्गत जो कवि शामिल हैं, अगर सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो सूत्र बनता है PM VKS KK। ठीक है, PM VKS KK। PM मतलब प्रधानमंत्री, VKS डबल के। तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि तीसरा सप्तक में के यानी क नाम से कई कवि शामिल हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से कवि हैं उनको हम देख लेते हैं। पी से जो कवि का नाम आ रहा है उनका नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। एम से जो आ रहे हैं वो है मदन वात्स्यायन। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये जितने भी कवि हैं ये हिंदी साहित्य में उतना फेमस नहीं हो पाए जितने कि अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, वो लोग शामिल फेमस हुए, ये उतने नहीं हुए। तो रिसर्च के दृष्टिकोण से, PhD करने के दृष्टिकोण से आप इनको विषय बना सकते हैं सिनॉप्सिस के रूप में, तो ध्यान रखने की जरूरत है। और वी से जो आ रहा है नाम वो है विजय देव नारायण शाही। ये आलोचक भी थे और कवि भी रहे, विजय देव नारायण शाही। और के से जो कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। ये काफ़ी फेमस कवि रहे हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कुंवर नारायण किस सप्तक से संबंधित हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला जो आ रहा है एस से हो गया, इनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी काफ़ी फेमस कवि रहे। तीसरे सप्तक से इनका संबंध है, तो कुंवर नारायण का नाम आ जाता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम आ जाता है, शाही का नाम आ जाता है। कई बार शाही ही लिखा रहता है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार इन लोगों का भी घुमा कर नाम पूछ देता है। तो धीरे धीरे जब आप चारों सप्तकों के बारे में जान जाएंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे इन फार्मूलाज के आधार पर। एक जगह आप इनको इकट्ठा करके लिखते जाइए, फिर परीक्षा के एक दिन पहले खाली उलट पलट कर देख लीजिए कि कौन कौन से कवि किस सप्तक में शामिल हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए। फिर के से हो गए केदारनाथ सिंह फेमस कवि, इन्होंने JNU में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। और के से कीर्ति चौधरी। ध्यान रखने की बात है कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये सब क्रम के अनुसार है। कई वीडियोज लेक्चर आप यूट्यूब पर देखते होंगे, याद करने के लिए तमाम तरीके का फार्मूला बनाया गया है, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप अपने दिमाग में एक बार बैठाते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये सब क्रम के अनुसार है। सब इधर उधर सूत्र बनाने के लिए नहीं है कि कविता टाइप का उसको याद कर लीजिए। जब परीक्षा में आए कि क्रम के अनुसार लिखिए तो फिर आप अगल बगल देखना शुरू कर दीजिए। ये कोशिश नहीं है मेरी कोशिश है कि चीज़ों को भी जानिए और क्रम के अनुसार जानिए, क्योंकि विज्ञान अगर
किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ एक बार में नहीं याद हो रहा है, 2-3 बार इसको देखने की कोशिश कीजिए तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी का हम देखते हैं, इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मदन वात्स्यायन का 1922 ईस्वी में, शाही का जन्म 1924 ईस्वी में, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में, ठीक है। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ है, इनका भी 1927 में हुआ, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही साल के हैं। केदारनाथ सिंह का 1932 में और कीर्ति चौधरी का 1935 में। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम दूसरे सप्तक की बात कर रहे थे तो उसमें शकुंत माथुर का नाम आया था, जो कि महिला कवयित्री थी। इन 7 कवियों में 6 पुरुष और 1 महिला कवयित्री, ठीक है। और तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी का नाम आता है, तो इनको काफ़ी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार सवाल पूछ देता है कि कीर्ति चौधरी का संबंध किस सप्तक से है, तो उत्तर होगा तीसरा सप्तक से, ठीक है। तो अभी तक सप्तकों में 2 महिलाओं का नाम आ चुका है। कई बार पूछा जाता है कि चारों सप्तक में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो जब हम चारों की बात कर लेंगे तो फिर उत्तर हमको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तीसरा सप्तक भी आप सभी को पसंद आ गया होगा। इनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं उनके बारे में भी आप जान गए होंगे। कौन कौन इंपॉर्टेंट कवि हैं, खासतौर से कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि इसमें शामिल हैं। बाकी ये लोग भी हैं, इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। महिला कवयित्री होने की वजह से कीर्ति चौधरी का नाम भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथा सप्तक पर, कि चौथा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, इसका संपादन वर्ष कब है, और इस चौथे सप्तक में कौन कवि हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि चौथा सप्तक का जो संपादन वर्ष है ये है 1979, ठीक है। 1979 में इसका संपादन अज्ञे ने किया था। तो ये देखने में आ रहा है कि अभी तक जितने भी सप्तकों का संपादन हुआ था उसमें 8 वर्षों का अंतर था, लेकिन तीसरे सप्तक के बाद चौथे सप्तक के संपादन में अज्ञे ने काफ़ी टाइम लिया। इसका मतलब कि आलोचना के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में, उपन्यास लेखन में इतना बिजी हो गए थे कि चौथे सप्तक का संपादन करने में उन्होंने कुल 20 वर्ष ले लिया। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि चौथा संपादक कितने वर्षों बाद, तीसरे के कितने वर्षों बाद उसका संपादन हुआ था। तो ध्यान में रखिए कि कुल 20 वर्षों बाद हुआ था। और याद करने के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा आपको सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब ये चौथा सप्तक थोड़ा सा सप्तकों में मुझे उपेक्षित टाइप का लगता है, उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जितना कि ताल सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है। तो फिर भी अध्ययन के क्रम में हम इन सप्तकों पर, इस सप्तक में शामिल कवियों के नामों पर विचार कर लेते हैं। इसके फार्मूला को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कवि शामिल हैं। अगर फार्मूला बनाएं तो इसमें जो फार्मूला बन रहा है ARSNSS और R, ठीक है। ARS NSS, जो लोग NSS करते होंगे तुरंत इसको याद कर लेंगे, और R मतलब ARS NSS R। तो ये चौथा सप्तक के कवियों का एक फार्मूला मैंने बनाया। ए से हो गया अवधेश कुमार। अब इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन पे तो बहुत पीएचडी करने की ज़रूरत है। अवधेश कुमार पे तो मुझे लगता है कि कोई पीएचडी ही नहीं किया होगा अभी तक, ठीक है। तो जो भी इच्छुक हैं इनके कविताओं का एकदम कलेक्शन करके देख सकते हैं कि किस तरीके की कविता लिखते थे, क्योंकि उतना चर्चित नहीं है जितना कि पिछले 3 सप्तक के कुछ कवि चर्चित रहे हैं, ठीक है। इसमें आलोचकों का भी काफ़ी योगदान रहा है प्रतिष्ठित करने में रचनाकारों का। तो अवधेश कुमार को बस आपको जानना है कि चौथे सप्तक में, ठीक है। आर से हो गए राजकुमार, ये भी काफ़ी उपेक्षित ही कवि इसमें लग रहे हैं, ठीक है। फिर एस से हो गए स्वदेश दीपक, ये कुछ फेमस हैं, स्वदेश भारती, बल्कि स्वदेश भारती हैं। स्वदेश दीपक एक रचनाकार हैं, तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि कई बार ऑटोमेटिक जो फेमस व्यक्ति रहते हैं उनका नाम निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि स्वदेश भारती हैं जो कि चौथे सप्तक में है, ठीक है। एन से यहाँ पर नाम आ रहा है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य का नाम थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये चौथे सप्तक में आते हैं। इसके बाद जो सबसे फेमस नाम है वो है एस से सुमन राजे। सुमन राजे ने तो कविताएं भी लिखी थी, और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य पढ़ने वालों में इनका नाम तब लोग जानते हैं जब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पढ़ते हैं। ये वही सुमन राजे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से इतिहास की किताब लिखी है। तो सुमन राजे को हम देख लेते हैं। फिर एस से आ रहे हैं श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा
ये श्री राम वर्मा वही हैं जो कि रेखा चित्र इत्यादि के लिए फेमस हैं, ठीक है, वो श्री राम वर्मा। और जो आर से नाम आ रहा है, राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर कवि, जो कि चौथे सप्तक में शामिल है। और संयोग की बात है कि जहाँ पर अभी हम कार्यरत हैं वहाँ से इनका संबंध रहा है राजेंद्र किशोर का, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो चौथे सप्तक में शामिल कवि हैं उनके बारे में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से कवि हैं। इसमें खासतौर से सुमन राजे को ध्यान में रखने की जरूरत है। इनसे ज़्यादातर सवाल आता है कि सुमन राजे का संबंध किस सप्तक से है, तो उसका नाम है चौथा सप्तक, ठीक है। और अब बात आती है कि चारों सप्तकों में मिलाकर पूरे टोटल कितने हो गए, 28 कवि शामिल हो गए। इसमें से कुल 3 महिला कवि हैं, यानी कि कवित्रियाँ हैं, जो कि सप्तकों में, तार सप्तक में महिला कवित्रियों की संख्या नील है, दूसरा सप्तक में शकुंत माथुर हैं, तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी हैं और चौथा सप्तक में सुमन राजे हैं। तो कई बार इन तीनों महिलाओं से सवाल आ सकते हैं परीक्षाओं में और लगातार आते रहे हैं। तो ये टिक्स को आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने नोट्स में इनको लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी सप्तकों के बारे में हमने चर्चा किया आपको ज़रूर लाभ मिला होगा और आपकी जो भी तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा शामिल रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।